Hello student, I am Dr. Amit Bhatnagar working in GB Pant University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand. So in the previous lecture, I have discussed about the different type of nutrient, their essentiality and the scientist associated with the discovery of the nutrient. Okay. Now in this lecture, I will explain the classification of nutrient. There are different ways for classification, and the most common is the classification based on the plant requirement of the nutrient. तो जो ये क्लासिफिकेशन है कि रिक्वायरमेंट के बेस पे हम करें क्लासिफिकेशन, इसको हम न्यूट्रिएंट्स को दो ग्रुप में हम बांट सकते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. वो न्यूट्रिएंट्स जिनकी प्लांट को रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, एंड इन अदर कैटेगरी द प्लांट रिक्वायरमेंट इज वेरी लेस. So macro and micro categorization is there, but why there is question is why there is more requirement of some nutrients and some are required in small quantity. The basic concept is that some nutrients are involved in organic structure, lipid, protein, fat, carbohydrate, okay, and the quantity of these carbohydrate and protein is more. That's why the requirement of these nutrient is high. For example, carbon is involved in ऑलमोस्ट ऑल दी ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर, सेल वॉल में है, सेलुलोज में है, हेम सेलुलोज में है, जितने भी कंपाउंड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में है, सब में कार्बन है. बिना कार्बन कोई कंपाउंड नहीं है. दैट्स वाई दी रिक्वायरमेंट ऑफ कार्बन इज मोर. सिमिलरली नाइट्रोजन इन्वॉल्व इन प्रोटीन, तो बिना प्रोटीन के कोई वर्क चीज कर नहीं सकती, तो इस कारण से नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट भी क्या है, ज्यादा है. देन फास्फोरस इज इन्वॉल्व इन एटीपी एंड एडीपी, एंड विदाउट एनर्जी देयर इज नो मेटाबॉलिक फंक्शन, सो फास्फोरस भी ज्यादा है. देन पोटेशियम, एंड पोटेशियम, देखिए पोटेशियम किसी भी ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है. ये सेल सेट में एज सच रहता है K+ की फॉर्म में, तो लेकिन फिर भी इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, बहुत ज्यादा है. द रीजन इज दैट इट इज इन्वॉल्व इन एक्टिवेशन ऑफ सेवरल एंजाइम, मेनी एंजाइम एज ए कोफैक्टर. तो इस कारण से पोटेशियम रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है. नेक्स्ट अनदर फंक्शन क्या है, ये एनायन बैलेंस में इसका हेल्प करता है, और ऑस्मो रेगुलेशन में इसका बहुत ज़्यादा रोल है, स्टोमेटल मूवमेंट में इसका बहुत ज़्यादा रोल है. इस कारण से पोटेशियम रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है. तो हम अगर कैटेगरी को हम देखें तो दो हमने कैटेगरी देखी, मैक्रो एंड माइक्रो. तो जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ऑर्गेनिक पार्ट में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, और चूंकि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा होते हैं प्लांट में, दैट्स वाई रिक्वायरमेंट इज आल्सो हाई. एंड अदर कैटेगरी माइक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर के पार्ट्स नहीं है, बायोमॉलिक्यूल्स के पार्ट्स नहीं है. दे आर इन्वॉल्व इन जनरली एंजाइम एक्टिवेशन एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर. अब देखें, हम प्रोटीन देखें तो कोई ऐसा न्यूट्रिएंट माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है जो उसमें इन्वॉल्व है, या कार्बोहाइड्रेट में नहीं है. बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में ये विटामिन या किसी दूसरी चीज़ों के लिए चाहिए होते हैं. दैट्स वाई रिक्वायरमेंट इज लो. ओके, सो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट में भी मैक्रो एंड माइक्रो. अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि किस रिक्वायरमेंट में हम कहेंगे कि कम रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा है रिक्वायरमेंट है. तो इसके लिए कई क्राइटेरिया दिए गए हैं, लेकिन जो बुक पब्लिश है एग्रोनॉमिक टर्मिनोलॉजी ICR की, उसमें जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का जो डेफिनेशन दी गई है वो है दीज न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड इन क्वांटिटी लेस देन 50 ppm. तो जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं इनकी जो रिक्वायरमेंट है लेस देन 50 ppm. 50 ppm. अब ppm क्या है, ppm कन्वर्ट कर सकते हैं मिलीग्राम पर किलोग्राम ड्राई वेट में. तो 1 ppm इज इक्वल टू 1 मिलीग्राम पर किलोग्राम ड्राई वेट. लेस देन 50 ppm का मतलब यह है कि अगर प्लांट के अंदर 1 किलोग्राम ड्राई मैटर हुआ है तो इनकी जो क्वांटिटी होगी वो लेस देन 50 मिलीग्राम होगी. लेकिन ये बहुत एब्सोल्यूट क्राइटेरिया ऐसा नहीं है, बहुत वेल डिफाइंड लाइन नहीं है, क्राइटेरिया ऐसा मान लिया गया है. तो आप अलग अलग बुक को देखेंगे, अलग अलग आपको रेफरेंस मिलेगा. इसलिए मैंने जो रेफरेंस लिया है वो ICR से जो बुक पब्लिश है एग्रोनॉमिक टर्मिनोलॉजी, उससे मैंने इसको लिया है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है. अब देखते हैं कि कौन कौन से मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, कौन कौन से माइक्रो हैं. तो नाउ ये आपको क्लियर हो गया होगा कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट क्यों ज्यादा है और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कम क्यों है. अगर हम अब इसका क्लासिफिकेशन देखें, सो बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट दिस न्यूट्रिएंट्स कैटेगराइज्ड एज बेसिक न्यूट्रिएंट, मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट. एंड द टर्मिनोलॉजी दिस मैक्रो एंड माइक्रो, ये टर्मिनोलॉजी दी गई थी शल एंड ब्लूम ने इस टर्मिनोलॉजी को दिया था. अगर हम इस टर्मिनोलॉजी की बात देखें तो जो ये टर्मिनोलॉजी दी थी वो लूमिस एंड शल ने दी थी. लूमिस एंड शल. लूमिस एंड शल प्रपोज द टर्म मैक्रो एंड माइक्रो.
फिर भी माइक्रो एंड माइक्रो का मैं फिर आपको बता दे रहा हूँ, कोई बहुत वो वेल ऐसा कोई कैटेगरी नहीं है कि इससे ऊपर का माइक्रो होगा, किसका माइक्रो होगा। कभी कभी सोडियम की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बराबर हो जाती है। सिलिकॉन की राइस में बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बराबर हो जाता है, तो उसको हम माइक्रो में कंसिडर नहीं कर रहे हैं, जनरल में बात कर रहे हैं। एंड दैट अमाउंट इज लेस देन 50 ppm. Now the basic structure nutrients, basic structure are carbon, hydrogen and oxygen. Okay, तो इसमें सबसे ज्यादा कौन सा होता है? कार्बन होता है, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं दे ऑल आर कंसिस्ट ऑफ कार्बन, दैट्स व्हाई कार्बन इज इन द ह्यूज क्वांटिटी. ओके, देन माइक्रोन्यूट्रिएंट. अब जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मैंने आपको क्या बताया, ये क्वांटिटी इनकी ज्यादा है. दीज आर NPK, calcium, magnesium and sulfur. And further there is a category in macronutrient. These are called primary nutrient and these are called secondary nutrient. Primary और secondary क्यों कह रहे हैं? What is the basis to say NPK are primary and calcium, magnesium and sulfur are secondary? ये इंपॉर्टेंस पे प्राइमरी सेकेंडरी इंपॉर्टेंस नहीं है. देखिए ऑल 17 आर इक्वली इंपॉर्टेंट. कभी कभी क्वेश्चन पूछा सकता है कि कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन है, तो बच्चे क्या आंसर देंगे? नाइट्रोजन. ऐसा नहीं है. जितने भी ऑल 17 इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट. क्यों? क्योंकि अगर एक भी डिफिशिएंट हुआ, एक भी अगर नहीं हुआ, तो प्लांट कैन नॉट कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल. दैट्स व्हाई ऑल 17 इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, बट देयर रिक्वायरमेंट इज डिफरेंट. रिक्वायरमेंट तो सबकी अलग अलग है, पौधे को उसकी जरूरत अलग अलग है, बट द इंपॉर्टेंस इज इक्वल. इंपॉर्टेंस में कोई भी किसी से कम नहीं है, सब क्या है? बराबर है. मान लीजिए कोई कहता है कि क्लोरीन की इंपॉर्टेंस प्लांट में बहुत कम है या निकिल की इंपॉर्टेंस बहुत कम है, तो ठीक, हम निकिल को बाहर कर लेते हैं, इंपॉर्टेंस कम है, तो कैन प्लांट कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल? नो. क्लोरीन को अगर हम बाहर कर लें, प्लांट कैन कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल? नो. तो इसका मतलब कि क्या है? सभी की इंपॉर्टेंस इक्वल है, बट रिक्वायरमेंट, प्लांट रिक्वायरमेंट इज डिफरेंट. So now what is the criteria to say this is the primary nutrient and these are the secondary nutrient? And this criteria is based on importance to application. कि हमारा जब अप्लाई कर रहे हैं सॉइल में, उसमें हम किसको इंपॉर्टेंस ज्यादा दे रहे हैं. हमारी जो इंपॉर्टेंस है एप्लीकेशन में किसकी है? NPK की है. इनको हम फर्टिलाइजर के थ्रू देते हैं, इनका अपटेक ज्यादा होता है, सॉइल में डिफिशियंसी रहती है, तो इनको हमारी प्राइमरी इंपॉर्टेंस होती है. सो दे आर प्राइमरी न्यूट्रिएंट बिकॉज दे हैव प्राइमरी इंपॉर्टेंस फॉर एप्लीकेशन बट नॉट फॉर रिक्वायरमेंट. फिर से इसको सुन लीजिए, दे हैव प्राइमरी इंपॉर्टेंस फॉर द एप्लीकेशन. ओके, तो जितने भी हमारे फर्टिलाइजर्स होते हैं, पहले हम NPK फर्टिलाइजर बनाते हैं, और जो कैल्शियम मैग्नीशियम होते हैं या सल्फर होते हैं, उसमें क्या होते हैं? उसके कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं. जैसे SSP है, उसमें कैल्शियम भी होगा, सल्फर भी होगा. तो हम इस तरह की जो फर्टिलाइजर देते हैं, तो इसमें NPK फर्टिलाइजर्स में कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर एज ए कंस्टिट्यूएंट्स या एज ए इम्प्योरिटी रहते हैं. तो जो हमारे कैल्शियम को फर्टिलाइजर की हमारी देने की इंपॉर्टेंस क्या होगी? सेकेंडरी होगी. या मैग्नीशियम फर्टिलाइजर देने की इंपॉर्टेंस सेकेंडरी होगी. तो जो हमारी इंपॉर्टेंस एप्लीकेशन, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन की इज फॉर नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, फास्फोरस फर्टिलाइजर एंड पोटेशियम फर्टिलाइजर. क्यों है? क्योंकि इनका अपटेक बहुत ज्यादा हो रहा है और सॉइल में क्या है? इनकी डेफिशिएंसी है. कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर का अपटेक उतना ज्यादा नहीं है. दूसरा, सॉइल में ठीक ठाक अमाउंट में रहते हैं. अगर जब डेफिशिएंसी होती है तो हम देते हैं. ये नहीं कह रहे कि हम नहीं देते हैं, बट व्हेन देयर इज अ deficiency. Okay, so primary and secondary nutrients are classified on the basis of their importance for the application. Is it clear? अगर हम इसका देखें कि प्लांट में इसका क्या अपटेक पैटर्न होता है, तो देखिए जो मैंने ये सीरीज लिखी है, इसी सीरीज को आपको ध्यान से देखना है. इसमें केवल क्या करना है? इसको P को हटा करके हमें यहां लगा देना है. तो ये इसका क्या बन जाएगा? हम प्लांट में इसका अपटेक रिक्वायरमेंट देखें, अपटेक की क्वांटिटी देखें, किस न्यूट्रिएंट की ज्यादा है, तो इसी को हमें, इसी सीरीज में इसको हम रखना है. केवल फास्फोरस को हमें क्या करना है? चेंज कर देना है. देन नाइट्रोजन, देन K, देन कैल्शियम, मैग्नीशियम, देन P, देन S. तो अमंग ऑल द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन इज एब्सॉर्ब्ड इन लार्जेस्ट क्वांटिटी एंड सल्फर इन मिनिमम क्वांटिटी. लेकिन ऑयलसीड क्रॉप में सल्फर का अपटेक बहुत ज्यादा हो सकता है. ये एक जनरल ट्रेंड है, पूरा ट्रेंड नहीं है. किसी भी क्रॉप के लिए, ऑयलसीड क्रॉप के लिए थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो सकता है, क्योंकि उसमें सल्फर रिक्वायरमेंट क्या है? ज्यादा है. इसी तरह से कुछ क्रॉप्स में, जैसे शुगर केन में, पोटेशियम का अपटेक नाइट्रोजन से ज्यादा हो सकता है. तो कुछ क्रॉप ऐसी होती हैं, कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में, अगर बायोमास बहुत ज्यादा हो जाए, जैसे पोटेशियम है, इसका लग्जरी कंज्यूमशन होता है. पोटेशियम अगर रिच सॉइल है और बायोमास बहुत ज्यादा हो रहा है, देन इन दिस सिचुएशन पोटेशियम अपटेक मे बी मोर देन नाइट्रोजन. तो ये ट्रेंड चेंज हो जाएगा, बट दिस इज द जनरल ट्रेंड विच अकर इन मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स. तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई फास्फोरस
का लीस्ट अपटेक होगा, सल्फर का ज्यादा होगा, हो सकता है अगर ऑयल सीड क्रॉप है तो सल्फर का अपटेक ज्यादा हो सकता है। तो दिस इज द इन जनरल ट्रेंड। तो आपको ये ऐसे याद रखना है, एनपीके, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और फास्फोरस को उठा करके सल्फर के आगे लगा देना है, तो ये आपका ट्रेंड बन जाएगा। इसी से देखिए बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जो मैंने मॉक टेस्ट में क्वेश्चन इसी से दिया था कि किसका अपटेक ज्यादा होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को जब भी आप सॉल्व करें तो सबसे पहले सीरीज बना दीजिए कि उनकी अपटेक की सीरीज क्या है। अच्छा, आप सीरीज बना लेंगे तो क्वेश्चन आपको सॉल्व होता जाएगा। पहला ऑप्शन देख लीजिए, अगर सही आ रहा है तो उस पर सही का निशान लगाइए, अगर अदरवाइज पे क्रॉस का निशान लगा दीजिए। तो अगर आपको ये क्लियर है तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को कर सकते हैं, अदरवाइज देयर विल बी ग्रेट कंफ्यूजन एंड यू कैन नॉट सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, सो दिस वाज द माइक्रो न्यूट्रिएंट। ओके, अब मैं फिर आपको बता दे रहा हूँ मैक्रो न्यूट्रिएंट क्यों ज्यादा होती है, इनकी जरूरत क्यों है प्लांट रिक्वायरमेंट की, बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, दे आर पार्ट ऑफ प्लांट कॉन्स्टिट्यूएंट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, ये सबके पार्ट रहते हैं। एंड इन केस ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, किसी प्लांट कॉन्स्टिट्यूएंट्स में नहीं होते, दे आर जनरली इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एंड एंजाइम एक्टिवेशन। अगर क्वांटिटी में हो भी सकते हैं विटामिन या किसी में सकते हैं, जैसे कोबाल्ट है या कोई दूसरा है, तो वो किसी के विटामिन में होंगे तो बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में होते हैं। अब इसकी हम लिस्ट देख लेते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की, हम सभी जानते हैं इसकी क्या लिस्ट है। ओके, तो जो बचे हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो 8 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। ओके, अब इनका पैटर्न क्या है अपटेक का, इसको देख लेते हैं। अपटेक पैटर्न माइक्रोन्यूट्रिएंट, क्लोरीन, आयरन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, निकेल एंड मॉलिब्डेनम। ओके, दीज आर 8 माइक्रोन्यूट्रिएंट। ओके, इसमें बोरोन नहीं है, ये बोरोन यहां पे है। ओके, तो हमारी 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए ये इसका अपटेक पैटर्न है। तो इसमें कभी कभी क्या हो सकता है, ये ऊपर या नीचे हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सीरीज बिल्कुल ऐसी ही फॉलो होगी, लेकिन दिस सीरीज इज फॉर मोस्ट ऑफ द क्रॉप। कभी निकेल का अपटेक कम हो सकता है, मॉलिब्डेनम का ज्यादा हो सकता है, कभी आयरन का अपटेक कम हो सकता है, क्लोरीन का ज्यादा हो सकता है। तो लेकिन ये जनरल पैटर्न है। तो इसमें हम देखिए निकेल जो मॉलिब्डेनम है वो लीस्ट पे जा रहा है, और निकेल और मॉलिब्डेनम का लगभग ऑलमोस्ट सेम होता है। तो ये बहुत ही कम है, तो इसे हम मॉलिब्डेनम को अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट भी कह सकते हैं। वी कैन से इट इज अल्ट्रा माइक्रो। अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो क्वेश्चन में आ सकता है कि विच न्यूट्रिएंट इज अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट, दैट इज मॉलिब्डेनम। तो इससे हमें आर्गुमेंट में नहीं आना, इस डिबेट में नहीं पढ़ना कि मॉलिब्डेनम का ज्यादा है, निकेल का ज्यादा है। दिस इज द जनरल ट्रेंड। इसी से हमें कई तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। अब इसको देखिए याद करने का क्या तरीका है। देखिए Cl है तो इसे बोल सकते हैं हम क्लेवर, फेमिन, बड़ा, जंकू, निकला। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्लेवर, फेमिन, बड़ा, जंकू, निकला। ये नेमोनिक्स मैं आपको बता रहा हूं याद करने की। तो देखिए क्लेवर से क्या निकलेगा हमारा Cl, इससे क्या निकलेगा आयरन, इससे क्या निकलेगा मैग्नीज, इससे क्या निकला बोरोन, इससे क्या निकला जिंक, इससे क्या निकला कॉपर, इससे क्या आया निकेल। हमारा याद करने का तरीका। तो जब हम इस तरह का होता है हमें नेमोनिक्स बनानी पड़ती है, कुछ अपने तरह के फार्मूले हमें डेवलप करने पड़ते हैं, तो हम इसको इजीली याद कर सकते हैं। तो क्लेवर, फेमिन, बड़ा, जंकू, निकला, ये आप इस एक लाइन याद कर लीजिए, आप तुरंत कर देंगे। अब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का मैंने क्या बताया कि आपको ऐसे ही याद करना है, एनपीके, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, और फास्फोरस को उठा के कहां लगा देना है सल्फर से पहले। तो हम इस तरह से इसको कर सकते हैं। तो ये एक हमारा क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द प्लांट रिक्वायरमेंट, मैक्रो एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट, एंड द टर्मिनोलॉजी वाज सजेस्टेड बाय लूमीज एंड शल। अब मैंने आपको ये भी बताया कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी ज्यादा क्यों है, उनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा क्यों है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट कम क्यों है। तो ये क्वेश्चंस का हमें आंसर पता होना चाहिए। मैं बता चुका हूं, फिर बता दे रहा हूं कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर इन्वॉल्वड इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एंड दे आर पार्ट ऑफ प्लांट कॉन्स्टिट्यूएंट्स, दैट्स व्हाई रिक्वायरमेंट इज हाई। लेकिन पोटेशियम के साथ ऐसा नहीं है, पोटेशियम किसी का भी पार्ट नहीं है, ना वो प्रोटीन का है, ना फैट का है, ना कार्बोहाइड्रेट का है, विटामिन का नहीं है। ये कैसे रहता है प्लांट सेल सेट में एज ए K+ फॉर्म में रहता है, इट रिमेन इन प्लांट सेल सेट एज ए K+। तो इसका एक्सट्रैक्शन हम करते हैं प्लांट में तो K+ ही निकलेगा, किसी के साथ ही कोई कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं बनाता है। सॉइल में तो मिनरल्स होंगे इसके, लेकिन प्लांट के अंदर इट डजंट फॉर्म एनी कंपाउंड, किसी भी के साथ नहीं रहेगा, क्या रहेगा फ्री रहेगा K+।
तो जब अब ये तो किसी का पार्ट है नहीं, उसका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का, अभी तो मैंने बताया था कि जो ये होते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के पार्ट होते हैं कहीं ना कहीं, प्लांट कॉन्स्टिट्यूएंट्स के होंगे कहीं ना कहीं पार्ट, इस कारण से इनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। तो पोटेशियम की फिर रिक्वायरमेंट क्यों ज़्यादा है? तो उसका आंसर ये है बिकॉज इट इज इन्वॉल्व एज ए को फैक्टर इन एक्टिवेशन ऑफ सेवरल एंजाइम, कई सारे एंजाइम्स इसी से एक्टिवेट होते हैं। दूसरा ऑस्मो रेगुलेशन इन्वॉल्व है, कैटायन आयनाइन बैलेंस में इन्वॉल्व है, इंस्ट्रूमेंटल मूवमेंट में इन्वॉल्व, तो इसका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत जगह है, इस कारण से प्लांट रिक्वायरमेंट क्या है? वेरी हाई। तो इसी कारण से दैट्स व्हाई वी कंसीडर पोटेशियम एज ए मैक्रोन्यूट्रिएंट। अब हमारा क्वेश्चन आता है कि मैक्रो में कौन इफिशियंट है, किसकी इफिशियंसी ज़्यादा है? तो देखिए इफिशियंसी क्या होती है? इफिशियंसी होती है आउटपुट पर यूनिट ऑफ इनपुट, हमने कितना इनपुट दिया और कितना हमारा आउटपुट आ गया, दैट इज इफिशियंसी। तो अगर हमें इफिशियंसी देखनी है कि मैक्रो की ज़्यादा किसकी है, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की इफिशियंसी ज़्यादा है। कैसे? अभी मैं आपको बताता हूँ। हम अगर ग्राफ खींचे न्यूट्रिएंट डोज वर्सेस एड, माइक्रोन्यूट्रिएंट के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट के लिए, तो कैसे ग्राफ होगा वो? सपोज एड और ड्राई मैटर and this is the nutrient dose, okay, so this graph is like that. It is the plant response, this is quadratic response. क्वाड्रेटिक रिस्पॉन्स में क्या होता है? पहले बढ़ेगा, एक मैक्सिमम पीक आएगी, उसके बाद डिक्लाइन करेगा, ठीक है। ये मैं कभी मौका मिलेगा मैं इसको समझा दूंगा। ये एक्स स्क्वायर फॉर्म में होगी, क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर फॉर्म में होती है। जो एक्स फॉर्म में होती है वो लीनियर होती है, एक्स फॉर्म लीनियर होती है। जो एक्स क्यूब में होगी वो क्यूबिक फॉर्म होगी। तो जो प्लांट रिस्पॉन्स है वो क्वाड्रेटिक रिस्पॉन्स है। इस बात को ध्यान रखिए, प्लांट का रिस्पॉन्स चाहे फर्टिलाइजर से हो, चाहे सोलर रेडिएशन से हो, लाइट इंटेंसिटी से हो, मॉइस्चर से हो, किसी से भी हो, प्लांट रिस्पॉन्स हमेशा क्या होगा? क्वाड्रेटिक होगा। क्वाड्रेटिक ग्राफ ऐसा होगा, ओके। सो दिस इज ग्राफ फॉर माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो इसमें हम देखें कि मैक्सिमम यील्ड कहां आ रही है, ठीक है। मैक्सिमम यील्ड यहां हमारा मैक्सिमम यील्ड है, ओके। एंड द डोज, दिस इज द डोज, मैक्रो डोज। तो इतनी डोज देने पे ये मैक्सिमम यील्ड है। अगर हम मैक्रोन्यूट्रिएंट का ग्राफ देखें, मैक्रोन्यूट्रिएंट दिस इज माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट की जो डोज होगी दैट इज दिस वन, ओके। तो देखिए उतनी ही यील्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट ने कम डोज में दी है और मैक्रोन्यूट्रिएंट ने क्या दी है? ज्यादा डोज में दी है। तो ज्यादा डोज किसकी लगी? वी हैव टू अप्लाई मोर क्वांटिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड वी अप्लाई माइक्रोन्यूट्रिएंट इन स्मॉल क्वांटिटी, और यील्ड उतनी ही आती है। अगर हम वीट की माना यील्ड ले रहे हैं 40 क्विंटल पर हेक्टर, और हम देख सकते हैं कि नाइट्रोजन कितना दिया, पी कितना दिया, के दिया, कितना दिया, तो हर न्यूट्रिएंट के लिए यील्ड तो फिक्स हो गई ना 40 क्विंटल पर हेक्टर। लेकिन न्यूट्रिएंट की क्वांटिटी सबकी क्या होगी? अलग अलग होगी। तो चूंकि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी क्या है? बहुत कम है, तो इनपुट क्या है? कम है, आउटपुट उतना ही है, तो इफिशिएंसी क्या हुई? ज्यादा हुई। दूसरा देखिए जरा इसके लिए हम देखें तो इसके लिए जो लेवल है ये टॉक्सिक बहुत देर में स्टार्ट होता है। यहाँ टॉक्सिसिटी क्या होता है? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बहुत जल्दी स्टार्ट होती है। अगर हम जरा सी भी क्वांटिटी मैक्रोन्यूट्रिएंट बढ़ा दें देन इट शो टॉक्सिसिटी, और जरा सी भी डेफिशिएंसी कर दें देन इट विल नॉट शो द फुल पोटेंशियल यील्ड, ओके। तो इसका मतलब यह है कि इफिशिएंसी किसकी ज्यादा हुई? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, दो हम पे पॉइजन है और एक साइनाइड है, दूसरा पॉइजन है। साइनाइड खाते तुरंत डेथ हो जाएगी, साइनाइड जरा सी क्वांटिटी में लिया, दूसरा पॉइजन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लिया, तो इफिशिएंसी किसकी ज्यादा है? साइनाइड की ज्यादा है, जरा सी क्वांटिटी में काम कर दे रहा है। तो सिमिलरली माइक्रोन्यूट्रिएंट इज वर्किंग इन ओनली इन स्मॉल क्वांटिटी, दैट्स व्हाई इफिशिएंसी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट इज हाई। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की इफिशिएंसी ज्यादा है, नहीं, ऐसा नहीं है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की इफिशिएंसी ज्यादा है क्योंकि ये क्या है? कम क्वांटिटी में ही अपना इफेक्ट शो करती है। एंड स्लाइट डिफिशिएंसी कॉज पुअर यील्ड एंड स्लाइट एक्सेस कॉज द toxicity, while in case of macronutrients toxicity level is at greater level। तो बहुत ज्यादा हम देंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट तब उसकी टॉक्सिसिटी होगी, या बहुत ज्यादा कम कर देंगे तब उसकी डेफिशिएंसी आनी शुरू होगी। तो इफिशिएंसी की अगर हम बात करते हैं तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर ऑलवेज इफिशिएंट, मोर इफिशिएंट देन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ओके। तो ये मैंने आपको बताया क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द प्लांट रिक्वायरमेंट एंड इफिशिएंसी ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। थैंक यू वेरी मच।